नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया क्राइम सीरीज वीडियो लेकर। इस सीरीज के अंदर मैं प्रयास करता हूँ कि उन चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालूँ जिनके विषय में एक सामान्य व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इन चीज़ों को देखता है अपनी नज़रिए से और जनता को बताता है कि ये समाज के अंदर घट रहा है, और इस घटी हुई घटनाओं को जब लोग आपस में बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो एक समाज के अंदर एक नया सोच डेवलप होती है और वो सोच हमें एक अच्छा समाज बनाने में मदद करती है। तो इसी सीरीज के अंदर हम आज शुरू करते हैं आज का नया प्रोग्राम, जिसके अंदर जिसकी शुरुआत होती है मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक एसयूवी में, जिसमें जिल्टन की छड़ें, डीवीआर, लैपटॉप और हार्ड डिस्क रखी हुई है, जिसके अंदर लो ग्रेड के विस्फोटक रखे हुए हैं। जो गाड़ी है एक ठाणे के व्यापारी मनसुख हिरेन की, जिसकी लाश मीठीबाई नदी के अंदर मिलती है। इसके अंदर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी होती है और निलंबन होता है और वो परमानेंट हटा दिए जाते हैं। एटीएस से कागजात एनआईए को कोर्ट से मिलने शुरू हुआ है। उसके अंदर एटीएस के पास इसकी अहमियत थी या इसको देखने की जरूरत थी उनके पास, लेकिन एनआई ने अपने पास कोर्ट में जाके अपने पास सामान या जो उसकी जांच के आदेश ले लिए। पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया कि 100 करोड़ वसूली करने के लिए उन्हें कहा गया। हिरेन की मौत में बाज्य का हाथ माना जा रहा है। निलंबन कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट बुकी नरेश की गिरफ्तारी होती है। इसके अंदर 2006 में शिंदे को लखन भैया एनकाउंटर में आजीवन कारावास मिला। 2020 में पैरोल मिलने पर बज्जे से संपर्क करता है। इससे पहले हम आगे जाएं तो एक छोटी सी और बात इसके अंदर जानने की जरूरत है। वडाला में 11 जनवरी 1982 में गैंगस्टर मनोहर उर्फ मान्य सुरवे का एनकाउंटर पहला हाई प्रोफाइल मामला था। 2013 में जान इब्राहिम की फिल्म शूट एट वडाला सुरवे के एनकाउंटर पर आधारित थी। 1995 में गृह मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे। उन्होंने एनकाउंटर का खुला समर्थन किया था। नेता को पैसा गैंगस्टर से, और जब वे काबू से बाहर हो जाते हैं तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि भीमा कोरेगांव, सुतांशु सिंह राजपूत, अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मामले को एनआईए ने हथिया लिया और राजनीतिक विश्लेषक सुहास पलसीकर ने कहा कि केंद्र ने बिना 356 लगाए राज्यों को काबू में करना सीख लिया है, और 356 को तो कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि 356 अगर हमने राज्यों पे केंद्र ने लगा भी दिया तो कोर्ट में जाके वो उसको रद्द करवा सकते हैं। लेकिन अब एक नया तरीका केंद्र ने निकाला है राज्यों को कंट्रोल करने का, कि वो एनआईए के माध्यम से, अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से कंट्रोल रखता है राज्यों पर। सचिन वाजे को टीआरपी घोटाला व मनसुख हिरेन मामले की जांच सौंपी गई। ये सबसे बड़ा है कि जो आरोपी खुद है उसी को ही जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई। 2002 में सस्पेंडेड व्यक्ति की बदहाली और महत्वपूर्ण जांच सौंपना, यही सबसे बड़ा इसके अंदर फैक्टर नजर आता है। इसके अलावा वसूली रैकेट, आपराधिक षड्यंत्र या आतंकवादी गतिविधियों का जो जितनी भी ये गतिविधियां उनको जो अनिल देशमुख हैं उनको दी गई, और उन्होंने बीजेपी की आईटी सेल और रिहाना पर ट्वीट करने वाले केस को हैंडल किया है। जो अनिल देशमुख इन चीजों को देख रहे थे और वो ये चीजें जो आपको बताई गई हैं कि इन चीजों के ऊपर भी उनका ध्यान था। फिर उसके बाद क्या होता है, परमबीर ने एक पत्र लिखा जिसमें अपने साइन नहीं लिखे और ये बताने की कोशिश की कि कैसे हमें वसूली करने के लिए अनिल देशमुख ने कहा। इसको हम परमबीर सिंह के काम को ऐसे नहीं आंक सकते। वैभव कृष्ण जो यूपी का है, जो यूपी ट्रांसफर रैकेट का जिसने पर्दाफाश किया था, और क्या कारण थे कि परमबीर जो है उसका झुकाव बीजेपी की तरफ है। जैसे परमबीर ने प्रज्ञा ठाकुर के साथ नृशंस बर्ताव के आरोप लगाए थे, ये भी इसके अंदर देखने की जरूरत है। सत्यपाल सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर थे जो 2014 में भाजपा के सांसद व मंत्री बने। विश्वासघात का जो मीठा फल उनको मिला।
वैसे ही यूपीए ने जैसे विनोद राय को सीएजी बना के विश्वासघात का परिणाम भोगा, तो वैसे ही इनको भी मिला। वही गलती परमवीर को पुलिस आयुक्त बनाकर भोगनी पड़ी। इसके अलावा एक चीज और हमें इसमें देखनी कि 100 करोड़ रुपए वसूली का एक आरोप जो लगाया है 100 करोड़, तो उसके बारे में कहा जाता है मुंबई की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हर महीने 100 गुना ज्यादा रकम देने में सक्षम है। यानी कि जो व्यक्ति 100 गुना दे सकता है उस पर 100 रुपए, जैसे लाख रुपया दे सकता है उसको 100 रुपए की रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है। एक मजाक है। रिपल स्टेट बिल्डर काम करवाने के बदले पैसे देने को तैयार कंपनियां अंडरवर्ल्ड 100 करोड़ या अन्य बद के बही खाते में डाल देते हैं। तबादले व नियुक्ति वाले रैकेट अलग है। यानी कि ये जो जितने भी लोग हैं, जितने भी बिल्डर हुए, काम जिनको भी करवाना है, वो अलग से एक बजट रखते हैं जिसे अन्य मद के रूप में दिखाया जाता है कि ये 100 करोड़ तो ऐसे ही खर्च देते हैं। इसके अलावा एक चीज जो हमें इसके अंदर और देखने की है कि करीम लाला, रतन खत्री, दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर जो वसूली का एक उनको नया रास्ता खोला, जो पहले तस्करी से काम चला लेते थे। अपराधियों के गैंग, नेता व डेवलपर्स के नेटवर्क ने राज किया है। अब तक जो भी आप देखते हैं अपराधियों के गैंग हुए, नेता हुए, डेवलपर्स, इन तीनों का एक गैंग रहा है। और जब ये गैंगस्टर अपने सीमाओं से बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इनका इनकाउंटर करवा दिया जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसको हमें समझने की जरूरत है। और इसके साथ जो हमने चीज जाननी है इसके अंदर वो है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कि हमारे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं प्रदीप शर्मा का। 1983 के सब इंस्पेक्टर थे। 2008 में भ्रष्टाचार में बर्खास्त होते हैं और 2010 में लखन भैया मामले में गिरफ्तार होते हैं और 2013 में उनको रिहाई मिलती है। 2017 में फिर उनकी बहाली होती है और शिवसेना में शामिल होते हैं और चुनाव लड़ते हैं। और एक फिल्म है रंगी, वो उन्हीं की कहानी पे आधारित है। तो उन्होंने 100 से भी ऊपर इनकाउंटर किए। इसके अलावा दूसरे जो नंबर पे आप आते हैं दया नायक, 1995 बैच के आईपीएस, उनके खाते में दर्ज है 83 इनकाउंटर। अब तक 56 जो फिल्म आपने देखी होगी वो इन्हीं की जीवनी या इन्हीं के इनकाउंटर पर आधारित है। आय से अधिक संपत्ति, वसूली व अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप उन पे लगे। 2004 में उन्हें क्लीन चिट मिलती है, 2000 में फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर निलंबन, और 2012 में बहाली। तो ये आप मान के चल सकते हैं ये प्रोसेस इनकी चलती रहती है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आते हैं विजय सारस्कर। 1983 में इन्होंने ज्वाइन करी थी मुंबई पुलिस और इनके खाते में दर्ज है 75 इनकाउंटर। 2008 में आतंकवादी हमलों में इनकी मौत हो जाती है और 2009 में इनको अशोक चक्र मिलता है। इसके बाद हम सचिन वाजे में आते हैं जो 1990 के अंदर गढ़चिरौली में इंस्पेक्टर थे। 60 इनकाउंटर अब तक वो कर चुके हैं। 17 वर्षों के लिए सस्पेंड रहने के बाद 2008 में शिवसेना में शामिल होते हैं और 2020 में उनकी बहाली होती है। इसके बाद आते हैं रविंद्र आंग्रे, 1983 के सब इंस्पेक्टर, विजय व प्रदीप के बेचमेंट, 50 से ज्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं। 2008 में वसूली के आरोप, गिरफ्तारी और फिर रिहा, यही एक प्रोसेस चला है। आरोप लगना, गिरफ्तार होना, रिहा होना, फिर जो है 2015 में भाजपा में शामिल हो गए। तो 5 जो है मुख्य इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। इसके अलावा 2 और नाम मैं बताने जा रहा हूं, वो है प्रफुल्ल भोसले जो 77 से इनकाउंटर कर चुके हैं और असलम मोमिन 30 इनकाउंटर उनके खाते में। तो ये हम इस चीज को आंकने की कोशिश करते हैं कि ये जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते हैं वो कैसे पॉलिटिशियन के हाथों की एक कठपुतली के रूप में काम करते हैं। जब वो ज्यादा बढ़ जाते हैं अपने हक या अपना ज्यादा रुतबा दिखाने, तब इनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो इसके अलावा हम एक और जो चीज के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा, कुछ गैंगस्टरों के भी नाम मैं आपको बताना चाहूंगा जिनका, जैसे कुलदीप मान फज्जा जो कि 28 साल का था, अभी थोड़े दिन पहले उसका इनकाउंटर हुआ है। संदीप इलास काला जथेड़ी वो दुबई बेस्ड है और वो अंडरवर्ल्ड दिल्ली के अंदर, राजस्थान में, हरियाणा में और यूपी के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब में अंडरवर्ल्ड के रूप में काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई है, जितेंद्र गोगोई जो तिहाड़ जेल में बंद है, काला राणा जो बैंकॉक में बेस्ड है, और नीरज है, और आनंद पाल सिंह जो कि एक को मारा गया और एक को अरेस्ट किया गया, और उसके बाद सुनील है, एलियास टिल्लू। तो ये इस तरह के जो
गैंगस्टर है उनके भी विषय में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से गैंगस्टर है, किस रूप में वो काम कर रहे हैं और इनकी दुश्मनी किस तरह से होती है। तो इसके अंदर फज्जा या गोगी जो गैंग है और एक सुनील टिल्लू गैंग, इन दोनों के बीच जो एक आपसी रंजिश शुरू होती है वो एक श्रद्धानंद कॉलेज होता है, वहां से एक शुरू होती है कैंपेनिंग से, और ये कैसे इनकाउंटर में बदल जाता है एक लंबी स्टोरी है कि उसने फज्जा के अरुण कमांडो जो थे उसका मर्डर कर दिया, फिर उसके रेफरेंस में दीपक जो थे उसका मर्डर गगोई कैंप ने कर दिया, और भारद्वाज और हर्षिता जो डॉटर थी इनकी सुनील टिल्लू की, तो उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। तो ये 25 के करीब इस तरह के मर्डर हुए। तो इसके बाद इस जो फज्जा का जो इनकाउंटर हुआ वो एक करवाया है एसीपी ललित मोहन नेगी ने, जिनका नाम बहुत सुर्खियों में रहा है। इसके अलावा जो अब एक रेस चल रही है जिसके अंदर जो जितेंद्र गोगोई के जाने के बाद, गोगी के जाने के बाद दो कंटेंडर दीपक बॉक्सर और रोहित मोई, ये दो एक ऐसे हैं इनकाउंटर वो कि इसका स्थान कौन लेंगे। तो ये एक दो आपको स्टोरी मुझे लगी कि ये बताने की जरूरत है कि इनके विषय में भी कुछ बताया जाए, क्योंकि जो भी कुछ देश में चल रहा होता है तो उसके विषय में कुछ ना कुछ जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। मेरा प्रयास यही रहता है कि सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में इन बातों को बताऊं। एक और थोड़ी सी और मैं एक और सीरीज आगे बढ़ाता हूं, तो उसके अंदर एक है राम भवन, यूपी सरकार में सिंचाई विभाग में चित्रकूट में एक जूनियर इंजीनियर था 41 साल का। उसकी पत्नी का नाम दुर्गावती थी जो उसके इन कामों में सहयोग करती थी। 12 वर्ष में कम से कम 70 बच्चों का यौन शोषण उसने किया। बच्चे 5 से 16 साल के लड़के थे। रिकॉर्डिंग करके जो उनकी वीडियो बना के वो डार्क वेब पर बेचता था। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर के बच्चों को अपना उसने शिकार बनाया। एम्स के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने उसका एग्जामिन किया कि भाई वो आदमी कैसा है जो बच्चों का यौन शोषण करता है। तो इससे पहले डॉक्टर गुप्ता ने आरुषि तलवार, सुनंदा पुष्कर, शीना बोरा और अभिनेता सुधांशु सिंह राजपूत तक का केस हैंडल किया है। यूएनओ की रिपोर्ट क्या कहती है कि 52% बच्चों का किसी न किसी तरह से यौन शोषण होता है, यानी देश में हर दूसरे बच्चे का यौन शोषण होता है, लड़कियों से ज्यादा लड़कों का। तो ये छोटा सा जो उदाहरण है इस चीज का कि आप अपने बच्चों को संभाल के रखें, उनके साथ कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। ये ना सोचे लड़कियों के साथ ही होगी, लड़कों के साथ सबसे ज्यादा होती है 52%। तो आपको उन अपने बच्चों को जो अपने आसपास के उनको बचा के रखना है उन लोगों से। हालांकि मैं इस चीज के ऊपर और प्रकाश डाल सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन आपके पास देना चाहता हूं जिससे आपको अपनी सुरक्षा के अंदर मदद मिले। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है किसी चीज के लिए सनसनी पैदा की जाए या कुछ ऐसा वातावरण बनाया जाए कि एक हल्का एक सनसनी जैसा मनोरंजन मिले। मनोरंजन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान या तथ्यात्मक बात या तथ्यात्मक सूचना आपको पहुंचाना है, ताकि उस ज्ञान के आधार पर, उस बात को जानने के बाद हम सब लोगों की जीवन सुरक्षित हो सके और हम उन चीजों को जान सके जो हमारे आसपास घटती हैं। तो इस सीरीज को हम यहीं समाप्त करते हैं।